नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं नीट 2025 के एग्जाम की, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे 2025 नीट का क्या पैटर्न रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, बायोलॉजी का सिलेबस है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहता है बायोलॉजी की, सिर्फ बायोलॉजी की यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना कौन सा चैप्टर वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, और क्वेश्चन वाइज वेटेज की हम यहाँ पर हम बात करेंगे। और अंत में हम नीट 2025 की क्या प्लानिंग करें कि हमारे 650 प्लस नंबर है वो आ जाए, इसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, वैसे नीट 2024 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, कुछ स्टूडेंट हैं जो इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनके नंबर कम आ गए हैं, तो जो नीट ड्रॉपर्स हैं उनको तो सभी को पता है कि इसका पैटर्न क्या रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, वो सभी चीजें पता है उनको। लेकिन जो नए स्टूडेंट है क्लास 11th में, क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये सभी चीजें जाननी जरूरी होती है, क्योंकि नीट 2025 की वो तैयारी कर रही हैं। तैयारी करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी उनके पास होनी चाहिए, सिलेबस उनके पास होना चाहिए, पैटर्न क्या होता है ये उनको पता होना चाहिए, हम उनके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, हमारी 16 वर्ष उम्र है या 16 वर्ष एज का जो बच्चा होता है वो नीट 2025 का एग्जाम दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, कितनी एज होती है, कितनी मैक्सिमम एज होती है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो वही चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और प्लानिंग की हम बात करें, देखिए नीट 2025 की प्लानिंग की बात करें तो इससे संबंधित एक लेक्चर मैंने पहले भी डाला, यहीं पे ये बता रहा हूं कि क्या प्लानिंग करें कि हमारे 650 प्लस नंबर आए और हम नीट 2025 के एग्जाम को फाइट करके और हमें नीट एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल सके। तो इस प्रकार की प्लानिंग है, यहां पर ये मैं बताने वाला हूं आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। देखिए, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें आपके एक तो आता है कि कितने क्वेश्चन आए आपके, और मार्किंग मतलब टोटल आपके मैक्सिमम मार्क कितने होते हैं, नंबर कितने होते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये 200 क्वेश्चन हम बात करें तो इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। देखिए 4 पार्ट कौन से हैं। एक हो जाएगा आपका फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बॉटनी और एक हो जाएगा जूलॉजी। 4 पार्ट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। प्रत्येक पार्ट्स के आपके 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे, मतलब 2 भागों में बांटते हैं क्वेश्चंस को। एक आपका पार्ट ए हो जाएगा सभी के अंदर, और एक आप ये भी कर दिया उन्होंने, एक हो जाएगा आपका बी पार्ट, ठीक है। और इसमें आपको क्या ध्यान में रख लेना है, जो पार्ट ए है ना उसमें प्रत्येक में आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 35 क्वेश्चन, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, प्रत्येक में आपके पार्ट ए में 35 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और इन 35 क्वेश्चन का आपको सभी का आंसर देना होता है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें बी पार्ट के अंदर आपके टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं। बी पार्ट में टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें आपके पास ऑप्शन होता है 5 क्वेश्चन छोड़ने का। प्रत्येक सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, मतलब आपको 10 क्वेश्चन तो करने ही पड़ते हैं। 10 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 35 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए, टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं। अब 35 और 10 ये टोटल 45 क्वेश्चन आपके एक सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। यहाँ पे नहीं दिख रहा, इधर लिख देता हूं, एक सब्जेक्ट से आपके टोटल 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 35 प्लस 15 50, और हम 5 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो टोटल 35 प्लस 10 45, 45 क्वेश्चन। और 45 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से पूछ जाते हैं। टोटल सब्जेक्ट 4 हैं तो कितने हो जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब आपके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं टोटल 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल आपके एग्जाम के अंदर। 180 क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर प्रत्येक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का होता है, तो एक क्वेश्चन जो होता है ये 4 नंबर का होता है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 180 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल जो मार्किंग होगी वो 720 नंबर की होगी, मतलब मैक्सिमम मार्क आपके कितने होंगे, 720, ठीक है। शायद ये समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए, इसको मैंने एक स्लाइड के रूप में भी देखिए। यहाँ पर सब्जेक्ट की हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, यहाँ पर सेक्शन ए और सेक्शन बी, सभी को सेक्शन ए सेक्शन बी में बांटा गया। सेक्शन ए सेक्शन बी, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है।
सेक्शन बी की हम बात करें तो टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, 10 क्वेश्चन करने अनिवार्य होते हैं। अनिवार्य का मतलब ये नहीं है आपको आंसर देना ही पड़ेगा, आपको आ रहे हैं तभी आंसर देना है, वरना आपका माइनस मार्किंग के अंतर्गत आ जाएंगे। ये गलत आपने आंसर दे दिया तो वो माइनस हो जाएगा, 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये जरूरी है। मेरा कहने का मतलब ये है टोटल जो 200 क्वेश्चन है ना, उसमें 180 क्वेश्चन कैसे बचते हैं वो प्रोसेस बता रहा हूं। जो 15 क्वेश्चन आते हैं उनमें से आपको 5 छोड़ सकते हैं और इन 10 क्वेश्चन में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। टोटल 15 में से आप 10 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कहने का मतलब ये 15 में से 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, 5 छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें आपके 35 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में 15 आते हैं लेकिन 10 करने होते हैं। बॉटनी के अंदर 35 फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में आपके 15 आते हैं, 10 करने होते हैं। इसी प्रकार जूलॉजी में 35 आते हैं और सेकंड पार्ट में 15 आते हैं, जिसमें से 10 करने होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें, देखिए ये एक बार छोड़ दीजिए। टोटल मिलाकर हम बात करें तो 45 क्वेश्चन तो इसमें से आपको करने होते हैं। 45 आपको केमिस्ट्री से करने होते हैं, 45 आपको बॉटनी से और 45 आपको करने होते हैं जूलॉजी से। टोटल मिलाकर के आपके क्वेश्चन हो जाते हैं 180 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, मार्किंग की बात करें तो 180 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके टोटल जो क्वेश्चन हो जाएंगे, जो नंबर हो जाएंगे वो 720 हो जाएंगे। मतलब आपका टोटल जो पेपर रहने वाला वो 720 नंबर का रहने वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सर इसकी मार्किंग क्या रहेगी, मार्किंग सिस्टम क्या रहेगा, माइनस मार्किंग किस प्रकार से रहेगी। अगर आप करेक्ट आंसर दे रहे हैं तो आपको 4 अंक मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपने करेक्ट किया तो एक क्वेश्चन के आपको 4 अंक मिलेंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो -1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा, 1 नंबर आपका कम हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपने कोई क्वेश्चन है उसके 2 आंसर ओमार शीट में 2 गोले काले कर दिए तो वो गलत माना जाएगा, उसका 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। कोई क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, उसका कोई भी क्वेश्चन नहीं काटा जाएगा, ना ही आपको कोई नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपने कर दिए, टोटल आपके 180 क्वेश्चन करने होते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको 180 करने होते हैं, आपने 185 कर दिए तो ये ऊपर जो 5 क्वेश्चन किए ना, इसका कोई नंबर नहीं दिया जाएगा आपको। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से नीट की मार्किंग सिस्टम रहने वाला है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ पर बता देता हूँ, क्वेश्चन है वो किस प्रकार के आते हैं। देखिए मल्टी चॉइस क्वेश्चन आते हैं, सिंगल आंसर वाले। इसके अलावा हम 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी 2-3 साल में आपके स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं। ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एज की बात करें। देखिए एज के अंदर एक तो मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए और एक आपकी मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, ये चीज बता देता हूं। अभी 2 साल पहले इसकी एनटीए के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत बताया कि मैक्सिमम एज का जो प्रावधान था वो हटा दिया है। इसके लिए कोई भी मैक्सिमम एज नहीं है। अगर आप 50 साल के हो रहे हैं तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं नीट का, 40 साल के हैं तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं नीट का। लेकिन मिनिमम एज का है यहाँ पर, क्योंकि आपकी मिनिमम एज 17 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए, 17 साल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए क्लास 12th में या 12th आपकी पास होनी चाहिए, क्लास 12th आपकी पास होनी चाहिए। और 12th के अंदर आपको ये भी ध्यान में रख लेना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट में आप पास होना जरूरी है। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और जो फीस वगैरह जो होती है ना, वो चीज हम अलग से लेकर के आएंगे। जब आपका फॉर्म निकलेंगे उस समय फीस से संबंधित किस प्रकार से फॉर्म फिल करना, वो सभी चीजें अलग से लेके आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यही बात करने वाले, ये चीजें आपकी होनी चाहिए। अगर आप ये चीजों को फुलफिल कर रहे हैं तो आप इसके लिए अवेलेबल हैं, एग्जाम दे सकते हैं। अब हम जूलॉजी के बायोलॉजी के सिलेबस की बात करें। देखिए सिलेबस में पूरा का पूरा आपको बता चुका हूं। सिलेबस में आपको ध्यान में क्या रखना, मैंने एक लेक्चर डाला था जिसमें सिलेबस की पूरी चीजें मैंने वहां पर बता दी थी। तो यहाँ पर आपको बता देता हूं कि एनसीईआरटी की जो बुक है ना, एनसीईआरटी, उस एनसीईआरटी बुक को ही आपको फोकस करना है। पूरा सिलेबस आपका उसके अकॉर्डिंग कवर हो रहा है। अगर कोई टॉपिक रह गया, वो टॉपिक आपको बाहर से पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे 2024 के एग्जाम की हम बात करें तो अब की बार है एनिमल टिश्यू, जो है एनिमल टिश्यू आपकी न्यू नीट से हटा दिया है, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2024 में, कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आए थे। तो मतलब जो आपकी नीट के अंदर दे रखा है तो उस चीज को आपके कहीं से भी पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर हम बात करें, देखिए ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में हमें कौन सी पढ़नी चाहिए।
देखिए न्यू एनसीईआरटी है उसमें कुछ पोर्शन हटा दिया है, लेकिन नया पोर्शन बहुत कम जोड़ा गया है। जैसे हम फैमिली की बात करें तो आपकी न्यू एनसीईआरटी में केवल एक ही फैमिली दे रखी है, और अब की बार सिलेबस में आपकी 5 फैमिली जोड़ी गई है। तो वो कहाँ से पढ़े, वो कहीं और से आपको पढ़नी पड़ेगी, ये चीज आप ध्यान में रखिए। ओल्ड एनसीईआरटी है ये आपकी लगभग 99% सिलेबस आपका नीट का कवर कर रही है। 99% सिलेबस है वो नीट का ओल्ड एनसीईआरटी कवर कर रही है, तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी को ज्यादा फोकस करना चाहिए। आप पढ़े न्यू एनसीईआरटी भी, ये न्यू एनसीईआरटी वाला पूरा पोर्शन आपको ओल्ड एनसीईआरटी में मिल जाएगा, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी आपको ज्यादा चॉइस करनी चाहिए, इसको ज्यादा पढ़नी चाहिए, क्योंकि पूरा सिलेबस इसी के अकॉर्डिंग आपका कवर हो रहा है। और जो कोई 1 या 2% जो एक्स्ट्रा टॉपिक रह जाता है वो आपको बाहर से पढ़ना ही पड़ेगा। सिलेबस मैं बता चुका हूं पहले ही, और सिलेबस यहाँ पर हम डिटेल से नहीं कर रहे हैं। सिलेबस के लिए मैंने बता दिया क्या क्या करना है। डाउनलोड आप एनटीए की साइट से कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, आपको मैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम बात करने वाले हैं वेटेज की। वेटेज की कौन से चैप्टर से कहां से कितने क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, उन चीजों की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए पिछले 5 सालों का कंपैरिजन करके ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले 5 सालों में एवरेज हम देखिए तो बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2 क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर से, और 4% इसका वेटेज रह जाता है। 1 मिनट, दो क्वेश्चन पूछे गए, वेटेज आपका 4% रह जाता है यहां पर। और जो एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट की हम इस चैप्टर की बात करें तो ओवरऑल एवरेज हम बात करें पिछले देखिए 2018 से लेकर के 2023 तक, 24 का मैंने अलग से एनालिसिस डाला, उसमें आप देख लेना। 2018 से 2023 तक हम कंपैरिजन करें ना, तो इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट से 3 क्वेश्चन आपके आने हैं, लगभग 7% इसका वेटेज हम मान सकते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इससे 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं, मतलब 5% आपका वेटेज रहने वाला है। रेस्पिरेशन इन प्लांट से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4% वेटेज रहेगा इसका। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इससे आपके 2 क्वेश्चन आने हैं, 4%। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सॉरी ये आपको दिखने रहा तो बता देता हूं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे 9% इसका वेटेज रहेगा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इससे 6 क्वेश्चन आने हैं। देखिए जेनेटिक्स वाला पूरा पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 14% इसका वेटेज रहने वाला है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, 10% इसका वेटेज रहेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, इससे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6%। इकोसिस्टम से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4% वेटेज रहने वाला है। मॉर्फोलॉजी इन फ्लोरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6% आपका वेटेज रहने वाला है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका 6% आपका वेटेज रहने वाला है। द लिविंग वर्ल्ड की हम बात करें तो इससे पीछे हम बात करें तो बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी में पूछे गए किसी में नहीं पूछे गए हैं, तो यहां से आप 1% वेटेज इसको मान सकते हैं। ठीक है, अब की बार आए हैं इसके क्वेश्चन, बीच में 1-2 एग्जाम में पूछे भी नहीं गए थे, तो 1% मान सकते हैं, 1 क्वेश्चन आ सकता है इससे। प्लांट किंगडम से 3 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 7% इसका वेटेज है। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 1 या 2 क्वेश्चन आता है, 3% वेटेज। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन 4%, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4% इसका वेटेज रहेगा। तो ये इस प्रकार से पिछले 5 सालों का हम कंपैरिजन करके ये वेटेज आपको बता रहा हूँ कितने क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं। एक बार यहाँ पर जूलॉजी और बोटनी वाइज भी देख लीजिए, बोटनी में कहाँ से कौन से टॉपिक से कितने % या कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जूलॉजी से कितने पूछे जाते हैं। देखिए जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की बात करें तो इसमें 3 चैप्टर आपके शामिल हो जाते हैं, इवोल्यूशन वाला, आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और एक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। टोटल 15 क्वेश्चन आपके इन 3 टॉपिक्स 3 चैप्टर से पूछे जाएंगे और 24% इसका वेटेज है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की बात करें तो इससे 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं, 16% वेटेज है। प्लांट फिजियोलॉजी की हम बात करें तो इससे 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए इससे 2-3 चैप्टर आपके हटा दिए हैं, एक तो आपका मिनरल्स वाला हटा दिया है, एक आपका जो ट्रांसपोर्टेशन वाला है वो चैप्टर हटा दिया है, कुछ चैप्टर में से कुछ पॉइंट्स भी इसमें से हटाए गए हैं, तो 8 क्वेश्चन इससे आने हैं, 13% इसका वेटेज है। प्लांट डाइवर्सिटी से 7 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 12%। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, इसमें 6 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं, 10% इसका वेटेज है।
देखिए सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में आपकी एक तो सेल वाला टॉपिक आ जाएगा, एक डिवीजन वाला, वो दोनों इसमें आ जाते हैं। प्लांट रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो प्लांट रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आपका ये आपका चैप्टर हटा दिया है वैसे तो। देखिए प्लांट रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो ये हटा दिया है, इसको छोड़ दीजिए आगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स की हम बात करें तो 4% 4 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 7% इसका वेटेज रहने वाला है। प्लांट एनाटोमी की हम बात करें तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4% इसका वेटेज रहने वाला है। बायोमोलिक्यूल्स की हम बात करें तो 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे और 3% इसका वेटेज रहने वाला है। अब देखेंगे कि सर ये बता दिया आपने, इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये बता रहा हूं कि जो यूनिट आती है ना, इनको हम यूनिट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं और ये चैप्टर के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। जूलॉजी की हम बात करें, देखिए ह्यूमन फिजियोलॉजी, यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है ना, इसमें आपको एक 12th क्लास का जो चैप्टर है वो ध्यान में रख लेना है। फ्लोरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स वो चैप्टर है इसमें। मैंने यहाँ पर आपको एक पहला चैप्टर हटाया, उसी के अकॉर्डिंग बता दिया। तो एक चैप्टर है, इसमें से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाने, 9% इसका वेटेज है। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी से 13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 45% इसका वेटेज है जूलॉजी के अकॉर्डिंग। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 18% वेटेज है। एनिमल किंगडम से 3 क्वेश्चन आएंगे आपके, 10% है। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन 3%, 3 क्वेश्चन आएंगे, 10% इसका वेटेज है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करें तो 9% रहेगा इसका वेटेज। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स 2 क्वेश्चन आएंगे, 5% वेटेज है इसका। एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3% इसका वेटेज है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इससे 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2% वेटेज है। तो ये हमने वेटेज के अकॉर्डिंग भी बात कर ली कि किस प्रकार से इनका वेटेज है वो होता है, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन है वो कम इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, अपनी जगह महत्व रखते हैं। हर चैप्टर आपको 1 या 2 क्वेश्चन देके ही जाता है, तो प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी के बारे में आपको पढ़ना है। अब अंत में हम बात कर लेते हैं नीट 2025 के लिए किस प्रकार से हम पैटर्न अब बनाए या किस प्रकार से तैयारी करें कि हमारी 650 प्लस नंबर है वो आ सके, ठीक है। देखिए सबसे पहला तो काम ये आपके पास सिलेबस होना चाहिए और सिलेबस में आप टिक करते हुए चले कि कौन सा चैप्टर हो गया, ये चैप्टर हो गया तो उस पर टिक लगा दीजिए, जो हो गया उस पर टिक लगाते हुए चलो। सिलेबस के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट काम बनता है क्वेश्चन, PYQs। पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर उठाइए, 2000 तो कम से कम आप 5 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, बहुत काफी है। 5 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, वो काफी है। उनमें आपको आइडिया लग जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, वो सभी चीजें पता चल जाएंगी। PYQs आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद में कोई अच्छी सी कोचिंग देखनी है, उस कोचिंग के अंतर्गत आपको उस टीचर्स के लेक्चर्स आपको लगाने हैं, लेक्चर्स देखने हैं। लेक्चर्स देखने के बाद उन लेक्चर्स के आपको खुद नोट्स बनाने हैं, मतलब खुद के द्वारा, किसी के दिए हुए नहीं, उसकी फोटोकॉपी करवा ली, वो चीजें नहीं, खुद आपको नोट्स तैयार करने हैं। क्यों, कारण क्या है, खुद तैयार करने से आपके 20 से 30% मैटर आपको खुद उसी समय याद हो जाएगा। नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, शॉर्ट्स नोट्स तैयार करने हैं, उनके शॉर्ट रूप में नोट्स तैयार करने, वो आपके रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, माइंड मैप भी बना सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट्स नोट्स बनाने के बाद में आपको PYQs दोबारा देखनी है। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज PYQs है वो डिस्कस करनी है, देखनी, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। PYQs लगाने के बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं और अंतिम जो आपका एग्जाम का समय होता है, लगभग 6 महीने आपके बचते हैं, तो उसमें ज्यादा फोकस आपको मॉक टेस्ट पे ही करना है। ये भी चीजें रिवाइज करनी है, लेकिन मॉक टेस्ट पे ज्यादा फोकस करना, उससे आपका तैयारी का पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी क्या चल रही है। इसके बाद में ये जो साइकिल बनता है ना, लेक्चर नोट्स, शॉर्ट नोट्स, PYQs, मॉक टेस्ट, इसको आपको जब तक आपका एग्जाम ना हो तब तक आपको रिवाइज करते हुए चलना है, रिपीट करते हुए चलना है। तो आज हमने नीट 2025 से एग्जाम से संबंधित बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पता कर ली है, किस प्रकार से हम क्या क्या चीजें यहाँ पर कुछ रह जाती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन के द्वारा हम आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे देंगे। अभी क्या है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका जो फर्स्ट चैप्टर आता है ना, फ्लोरिंग रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, वो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, तो उसके लिए तैयार है, पूरी की पूरी फ्री तैयारी करवाने वाला हूँ नीट 2025 के एग्जाम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।